चलिए, जैसा कि मैंने आपको इंटरमीडिएट में हम लोग का कार्बोकेटायन तो समाप्त हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बेनाइन। तो दो इंटरमीडिएट यहाँ देखेंगे और सारा जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्शन के दौरान जैसे जैसे चलेगा वहाँ पे देख लेंगे, जैसे कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ये सब को आगे जाके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं आपको अगला इंटरमीडिएट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कार्बेनाइन। ध्यान से सुनना है कार्बेनाइन के बारे में। देखो भाई, कार्बेनाइन है क्या, पहले तो ये बात आता है कि इफ कार्बन कंटेन कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो उसे हम लोग कहेंगे कार्बेनाइन कहेंगे। पहले तो ये समझ लेना है आपको कि कार्बन एटम पे कैसा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, तो उसे हम लोग कार्बेनाइन कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, कार्बेनाइन में क्या है कि जैसे कि कार्बेनाइन की बात की जाए तो कार्बेनाइन में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। अब जरा इसको हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं कार्बेनाइन को। पहला होता है कार्बेनाइन वैसा जो कि होता है नॉन कंजुगेटेड होता है, नॉन कंजुगेटेड होता है। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं कंजुगेटेड। अब जरा आप बात को वन बाय वन समझो। अगर कार्बेनाइन मैं यहाँ पे कार्बेनाइन में सबसे पहला मैं बात कर ले रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने क्या किया कि कार्बेनाइन को दो फॉर्म में बांट दिया है। कितने फॉर्म में बांटा है, दो फॉर्म में बांटा है। कौन कौन सा फॉर्म है, देखो वो पहला फॉर्म जो है उसे मैंने बोला नॉन कंजुगेटेड, दूसरा बोला कंजुगेटेड। तो आपको बात को समझना है कि अगर ये दो फॉर्म है, नॉन कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, तो नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब कारण है क्योंकि यार नॉन कंजुगेटेड है, तो जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज मैं ऐसा कह रहा हूँ CH3 CH2 माइनस मैंने कहा। तो देखो इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है, तो ये जो कार्बेनाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्बेनाइन को आपको बोलना है कि कैसा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जबकि अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो वैसी स्थिति में अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन वाइज आपको क्या बोलना है, आपको ये जवाब देना है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। मतलब हमारे पास दो थीम है, क्या क्या है जरा ध्यान से समझिए। अगर सिस्टम हमारा नॉन कंजुगेटेड है तो क्या होगा, सिस्टम अगर कंजुगेटेड है तो क्या होगा, नॉन कंजुगेटेड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, जबकि कंजुगेटेड सिस्टम में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे मान लो मैंने ऐसा दिया, ध्यान से देखना है आपको। सपोज करो कि वो मैंने इस तरह से दिया, तो आप देखो यहाँ पे जो आपको निगेटिव चार्ज जो दिखाई दे रहा है, यहाँ जो निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, निगेटिव एक सिंगल पाई, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। ये कार्बेनाइन कैसा है, कंजुगेटेड है। और याद रखिए कि अगर कंजुगेटेड कार्बेनाइन आ रहा हो तो वैसी स्थिति में आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है, sp2। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो बाबू, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि हम लोग का जो डिस्कशन हो रहा है कार्बेनाइन पे हो रहा है, सेकेंड इंटरमीडिएट है, क्या है, कार्बेनाइन है। सबसे पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप समझो कि अगर मैं कार्बेनाइन की बात की जा रही है तो आपको सिंपली बोलना है कि एकदम नॉर्मल वे में कि कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम लोग कार्बेनाइन कहेंगे। अब देखो ये इसमें दो तरह का बात है। पहला है हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर पे आए तो हाइब्रिडाइजेशन वाइज बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नॉन कंजुगेटेड सिस्टम में sp3 होगा और कंजुगेटेड सिस्टम में कैसा होगा, sp2 होगा। अब अगला बात करते हैं, अगर शेप की बात करते हैं तो बाबू देखो, अगर शेप की बात करते हो तो अगर ये नॉन कंजुगेटेड है, sp3 है, तो नॉन कंजुगेटेड में इसका जो शेप होगा वो होगा आपका जैसे ये दिख रहा है, तो आपको बोलना है कि सर ये होगा पिरामिडल शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। कैसा शेप होगा, पिरामिडल शेप होगा। जबकि अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो यार sp2 है, और sp2 का शेप कैसा होता है, प्लेनर होता है, तो आपको बोलना है कि प्लेनर नेचर का होगा, या यू कैन से कि ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। आप कह सकते हो इसे क्या कहोगे, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। मेरी बात को समझो आप, मैंने जो टर्म बोला उस थीम को समझना है। अगर सिस्टम आपका नॉन कंजुगेटेड है तो वैसी स्थिति में जो शेप होगा वो पिरामिडल होगा, और अगर सिस्टम हमारा प्लेनर है तो वैसी स्थिति में जो शेप की बात की जाएगी वो शेप कैसा होगा, वो शेप आपको बोलना है कि उस शेप का नेचर होगा ट्रायंगुलर प्लेनर नेचर होगा। एक बार फिर से आइए जरा रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से सुनना है आपको।
वो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ना कि अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो हमें उसे क्या कहना है, कार्बेनायन कहना है। कार्बेनायन में हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर की बात करें तो दो बात होता है, अगर सिस्टम नॉन कंजुगेटेड होता है तो sp3, और अगर कार्बेनायन जो निगेटिव चार्ज है वो कंजुगेशन में जा रहा है तो आपको बोलना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा। शेप की बात करूं तो आपको बोलना है पिरामिडल शेप, और अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो उसका बोलना है ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। जैसे एक काम करते हैं, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनना है, मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिरामिडल शेप। ये दिया है वो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया कि ऐसा दे दिया आपको, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसा लिया है, ये दे दिया आपको। मैंने क्या किया, एकदम फोकस करके देखना है, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया कि आपको ऐसा दे दिया, मैंने क्या किया अगले बार में कुछ ऐसा से दे दिया। अब देखो वो तुमसे चार ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है। बोला कौन सा पिरामिडल शेप नहीं है, किसमें पिरामिडल शेप नहीं है। तो सिंपल सा काम आपको करना है, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया ना आपको कि अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकाल रहे हो, निकालने के बाद अगर वो sp3 आ रहा है तो आपको सिंपली क्या बोलना है, sp3 मींस व्हाट, sp3 मींस नथिंग बट दैट विल बी, कैसा हाइब्रिडाइज होगा, कैसा नेचर का होगा, उसका शेप की बात करें तो शेप होगा आपको पिरामिडल होगा, और अगर sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। तो चलिए जरा ध्यान से देखना बाबू, अगर मैं ये चार ऑप्शन देके बोल रहा हूँ कि बताओ कौन सा पिरामिडल शेप का है, तो देखो ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है, ये निगेटिव चार्ज किसमें है, कंजुगेशन में है। और निगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में है तो इस कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये देखो ये वाला भी निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन के वजह से, अगर ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में आ रहा है तो कंजुगेशन की वजह से ये भी sp2 होगा। जबकि अगर मैं ये निगेटिव की बात करूं तो ये बोलेंगे नॉट इन कंजुगेशन, नॉट इन कंजुगेशन। और अगर ये कंजुगेशन में नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक आपको बोलना है, अगर कंजुगेशन में नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्यों भाई, ये नेगेटिव चार्ज, सर आप बोलोगे सर नेगेटिव एक सिंगल पाई कंजुगेशन तो है। तो बाबू मैंने एक रूल बताया था आपको, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल बताया था मैंने। ब्रेड्स रूल में बताया था कि ब्रीज हेड पर, ठीक है ना, ब्रीज हेड पर प्लेनर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ब्रीज हेड पर का निगेटिव चार्ज लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं जाता है, कंजुगेशन में नहीं जाता है, ये बैठा लो, नहीं जाता है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैं बोल दूं, मैंने बोला कि देखो यार ये बाबू आराम से कंजुगेशन में जा रहा है, ये भी निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है, ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है। जबकि ये वाला नॉट इन कंजुगेशन, मतलब कि निगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव चार्ज नॉट इन कंजुगेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेड्स रूल लग जाएगा। अगर आप इसे भेज दे तो कंजुगेशन में, तो ब्रीज हेड पे कभी भी प्लेनर सिस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नहीं करता है। उस वजह से ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में कभी भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, देख लो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो बोला कौन सा इसमें पिरामिडल शेप का है। आपको जैसा कि पता है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, मैंने आपको क्या बताया कि sp2 वाले का क्या बोलना है, कार्बन आयन के केस में मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन आयन की बात कर रहा हूँ। कार्बन आयन के केस में आपको क्या बोलना है, sp2 रहा तो sp2 के लिए बोलना है ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, और अगर sp3 रहा तो आपको बोलना है पिरामिडल होगा। पहले तो ये फैक्ट को आप बैठा लो, कार्बन आयन के लिए जो मैंने फैक्ट बताया इस फैक्ट को बैठा लो। अगर कार्बन आयन sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपको बोलना है ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 हाइब्रिडाइज है तो आपको बोलना है पिरामिडल। तो आप सिंपली देखो ना,
आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए और बी की बात करूं तो ये sp2 है, जिस वजह से हम लोग को बोलना है प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। जबकि ये sp3 है तो ये आपका पिरामिडल है। तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें, देखो ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि कौन सा इसमें पिरामिडल शेप का नहीं होगा। तो बाबू सिंपल सी बात है, पिरामिडल शेप का कौन सा नहीं है? ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा? sp2। जबकि सी वाले में आपको दिखाई दे रहा है, सी वाला में कैसा है? sp3 है, और sp3 की वजह से ये कैसा फॉर्म पकड़ेगा? पिरामिडल शेप का पकड़ेगा। तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है आपको कि अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन आयन अगर कंजुगेशन में है तो कंजुगेशन में होगा तो प्लेनर होगा, कंजुगेशन में नहीं है तो सिंपली वे में आपको बोलना है कि वो sp3 होगा। sp3 का शेप कैसा होता है? पिरामिडल होता है। और sp2 का कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, जिस वजह से हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी समझिए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट फैक्ट बाबू आपको ये देखना है कि आपने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, शेप देख लिया। अब अगले में आ जाओ, जरा ध्यान से देखना। कार्बन आयन में आप देखो ऐसा है ये। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, और निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब आप बोलोगे कि ये क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरी बात कि ये इवन इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? इवन इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें इवन इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, वो होता है आपका डायामैग्नेटिक। कैसा मैग्नेटिक होता है? जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो बात को बैठा लीजिएगा। कार्बन आयन की बात की जाएगी तो आपको क्या जवाब देना है कि कार्बन आयन जो है बाबू वो डायामैग्नेटिक नेचर का है। कैसा नेचर का है? डायामैग्नेटिक नेचर का है। क्यों डायामैग्नेटिक है? क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिखाई दे रहा है? इवन दिखाई दे रहा है। और इवन इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर का होता है? डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। अगला बात ध्यान से सुनना है, अच्छा से समझिए। तो ये तो हो गया डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं? अगला हम लोग ये कहेंगे कि सर कार्बन आयन डायमैग्नेटिक है। अब अगला बात बाबू आप देखो, जिसपे आप ऐसे दिमाग में रखो, जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है वो लुईस बेस का काम करता है। लुईस बेस का काम करता है। दूसरी बात ये भी बैठा लीजिए, साथ साथ में उसे न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। अब ये क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, पहले यहीं पे समझ लो। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसा कि आपको पता है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और फाइल का मतलब होता है एफिनिटी। मतलब कैसे चार्ज से एफिनिटी है बताओ। इसमें अगर मैं एफिनिटी की बात करूं तो एफिनिटी कैसे चार्ज से है? पॉजिटिव चार्ज से है। तो पॉजिटिव चार्ज से कब होगा? जब खुद पे कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो बैठा लेना कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है वो लुईस बेस का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। तो अगला बात बोलेंगे कार्बन आयन। नेक्स्ट नीचे लिख दे रहा हूं, कार्बन आयन बाबू। कार्बन आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल as well as लुईस बेस। कौन सा बेस का काम कर रहा है? लुईस बेस का काम करता है। अगला में आइए जरा, क्योंकि बेस का मतलब ही होता है कि जो लोन पेयर दे या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर को ही हम लोग क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो चलिए ये था आपका टर्म। अब थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी फैक्टर पे आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मैंने बात किया कार्बन आयन का, कार्बन आयन का बात किया है, तो वो आप देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो कार्बन आयन है इसमें आपको दो बात बोलना है। पहला फैक्टर तो ये बोलना है कि सर जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आता कौन कौन सा? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में बोलोगे -m, -h, -i। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ C- को इंक्रीज कर देगा। जबकि अगर मैं यहीं पे अगला फैक्ट पे बात करूं तो नेक्स्ट फैक्ट अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखना आप। अगर मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, अब ये डोनर में क्या क्या हो सकता है? डोनर में होगा +m +h,
प्लस एच प्लस आई जो भी होता है डोनर, वो क्या करेगा, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो जो ये फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको बैठा लेना है। मैंने क्या क्या फैक्ट बोला है, ध्यान से देखो। पहला फैक्ट है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन बाबू एक्सेप्टर खींचने वाला है, क्योंकि देखो निगेटिव चार्ज है, चार्ज को क्या करना चाहेगा, हटाना चाहेगा, और हटेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा। तो बैठा लो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप क्या करेगा, कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को घटा देगा। आपके दिमाग में एक चीज है, उससे पहले मैं बोल दूं कि सर कार्बन आयन तो प्लस एच शो नहीं करता है, प्लस एच शो नहीं करता है, लेकिन जैसे फिनाइल रिंग के साथ है तो सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वहां पे वो प्लस एच शो कर सकता है। तो एक बार जल्दी से आप रिकॉल कर लो, ध्यान से एकदम सुनो। मैंने क्या क्या फैक्ट बताया, मैंने पहला फैक्ट बताया कि कार्बन आयन में दिमाग में रखना है, जितना भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा बाबू, वो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो है वो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को घटाने का काम करेगा। तो अब चलिए इस फैक्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको और क्लियर होगा। जरा ध्यान से सुनना। मान लो बाबू मैंने ऐसा दिया कि भाई आप ले लो CH3 माइनस ले लो, CH3 CH2 माइनस ले लो, फिर मैंने बोला CH3 CH3 माइनस ले लो, और मैंने बोला CH3 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 माइनस ले लो। देख बाबू यहाँ पे अल्फा एच मत गिनना, क्योंकि अल्फा एच अगर काउंट करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपसे बोल रहा है चलो स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस। कार्बन आयन कभी भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता है, तो वहां पे बोलना गलत हो जाएगा अगर आपने अल्फा एच निकाला। तो अल्फा एच का मतलब क्या होता है, अल्फा एच तब हम लोग कंसीडर करते हैं जब हाइपर कंजुगेशन होता है। तो जब यहाँ हाइपर होगा ही नहीं तो अल्फा एच हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। अब जरा ध्यान से देखो, जो ये CH3 ग्रुप है इसका लगेगा प्लस आई। देखो यहाँ पे भी CH3 है, इसका भी प्लस आई प्लस आई। यहाँ देखो यहाँ CH3 है प्लस आई, यहाँ भी प्लस आई प्लस आई। अब देखो यार यहाँ पे प्लस आई कितना बार है, प्लस आई 3 बार है। यहाँ पे प्लस आई कितना बार है, 2 बार है। यहाँ प्लस आई कितना बार है, 1 बार है। और इसमें तो CH3 माइनस से कोई डोनर ग्रुप ही नहीं जुड़ा है, तो जितना ज्यादा डोनर होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को उतना ही घटाएगा। तो अगर मान लो मैंने ABCD लिखा है, तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा A का, फिर होगा B का, फिर होगा C का, तब होगा D का। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा डोनर ग्रुप होगा वो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को घटाने का काम करेगा। हाँ बाबू, तो देखो तो क्या बात समझ में आया कि सो जितना यहाँ पे 3 प्लस आई है, 2 प्लस आई है, 1 प्लस आई है नहीं, तो इस वजह से। अब जरा ध्यान से देखना, डिग्री वाइज बात करूं तो ये C माइनस 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे 3 डिग्री R माइनस। देखो ये C माइनस 2 कार्बन से, डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री R माइनस। ये C माइनस 1 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री R माइनस। उस बेसिस पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन होता है, CH3 माइनस, फिर होता है 1 डिग्री R माइनस, फिर होता है 2 डिग्री R माइनस, और लास्ट में होता है 3 डिग्री R माइनस। तो ये बात को एकदम दिमाग के कोने कोने तक बैठा लीजिए। जब भी कभी कोई आपसे पूछे कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा आपको बोलना है कि सबसे स्टेबल होता है CH3 माइनस, तब होता है 1 डिग्री R माइनस, तब होता है 2 डिग्री R माइनस, और सबसे लास्ट में 3 डिग्री R माइनस। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो बोलना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को घटा देता है। 3 डिग्री R माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि 2 डिग्री R में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि 1 डिग्री R में 1 है, और CH3 माइनस में तो कोई डोनर ही नहीं है, तो ज्यादा स्टेबल होगा, जिस वजह से आपने क्या देखा कि ये ऑर्डर हो गया। चलिए ठीक है, अब वो जरा आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, जो बात बोल रहे हैं उसको समझना है अच्छा से। अब मान लो कि मैंने आपसे बोला स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, और मैंने कुछ ऐसा दिया, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे माइनस दे दिया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे माइनस दे दिया। देखो बाबू, ये A है, ये B है। मैंने आपसे बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको बताना है, तो कार्बन आयन के स्टेबिलिटी के लिए जो नॉर्मल रूल है उसको आपको अप्लाई करना है। देखो बाबू, ये सल्फर, सल्फर कौन सा पीरियड होता है, सल्फर आपको पता है 3rd पीरियड का है, और 3rd पीरियड वाले के पास क्या होता है, 3rd पीरियड वाले के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है।
वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब वो एक बात जान लो कि वैकेंट डी है तो इसमें हो जाएगा, ए वाले में हो जाएगा निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन, क्योंकि देखो वैकेंट डी और जस्ट बगल में निगेटिव चार्ज है, एक बॉन्ड का गैप रहता तो वहां कंजुगेशन आता, तो निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन। कैसा कंजुगेशन है? निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन है। तो पहले तो ये फैक्ट बैठा लो। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए में निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन है, जबकि बी में कोई निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ई ज्यादा स्टेबल होगा। किसके रिस्पेक्ट में? बी वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। चलो बाबू, जैसा कि मान लो कि मैंने ऐसा दिया, सपोज करो कि मैंने आपको क्वेश्चन लिया ऐसा, ध्यान से समझना, आप इस तरह से दिया हुआ है। अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आप ये ले लो, और दूसरा मैंने क्या किया कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया। अब देखो बाबू, ये ए है, ये बी है, आपको मैंने बोला इस दोनों में बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कंजुगेशन वाइज अगर कहोगे तो कंजुगेशन दोनों तरफ हो रहा है, बहुत साइड है। पहले मैंने बोला था क्रॉस एक्सटेंडेड लगाने से पहले देख लेना कि पाई बॉन्ड, देखो एक पाई दो पाई, यहाँ भी एक पाई दो पाई, एक निगेटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब तक पाई बॉन्ड सेम नहीं ना होगा बाबू, तब तक एक्सटेंडेड क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ देखो पाई बॉन्ड सेम है, तो देखो ये दोनों तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से हम लोग को कहना है इसमें क्रॉस कंजुगेशन होगा। जबकि देखो ये वन साइडेड है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि क्रॉस और एक्सटेंडेड में स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एक्सटेंडेड। किससे? क्रॉस से। एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल होगा क्रॉस से, तो उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। वन साइडेड रेजोनेंस है, जबकि ये दोनों तरफ मूव कर रहा है। ये मैंने पहले ही बता दिया था, स्टेबिलिटी फैक्टर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था एक्सटेंडेड रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, किसके रिस्पेक्ट में? क्रॉस कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा, मैंने बोला कि आप एक काम करो, ऐसा ले लो। फिर देखो मैंने ऐसा कह दिया, देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए बी सी डी। अब देखो मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको बताना है, एक काम करो इसको ऊपर ही, मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखो बाबू, अगर कार्बन आयन का स्टेबिलिटी हमें देखना है तो सिंपल लैंग्वेज में चलना है हमें। आप देखो जब भी साइक्लिक कंपाउंड है तो एक बार एरोमेटिक एंटी नॉन चेक कर लिया करो, नहीं पढ़ा है बता देंगे इसको, एक बार डील भी कर देंगे आप लोग को। ध्यान से देखो, इसे 2 पाई, ये देखो ये वाला जो है 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई से ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, जिस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये भी देखो बाबू sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। ये देखो 2 2 4 पाई 4 पाई से ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब मैं आपको बता दूं कि स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर का बात करते हो आप, तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है आपका नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में होता है आपका एंटी एरोमेटिक। अब देखो बाबू, देखो दो नॉन एरोमेटिक है, तो दो नॉन एरोमेटिक में कैसे सोचेंगे, तो जिसमें अगर नॉन एरोमेटिक है तो उसमें मोर कंजुगेशन मोर स्टेबल। नॉन एरोमेटिक में कैसे सोचेंगे, मोर कंजुगेशन मोर स्टेबल। जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो बस आपको कुछ नहीं, सबसे पहले बोलना है एरोमेटिक वाला स्टेबल है तो बोलना ए के बाद देखो दो नॉन एरोमेटिक सिस्टम है तो कैसे सोचेंगे, तो वैसी स्थिति में एंटी तो सबसे पीछे फेंका जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद रखना, आपको आगे बता भी देंगे वैसा है तो।
देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो एरोमेटिक, फिर होता है आपका नॉन एरोमेटिक, उसके बाद जाता है एंटी एरोमेटिक। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तो ए हो जाएगा। अब देखो दो दो नॉन एरोमेटिक है तो कैसे सोचेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको सिंपल वे में सोचना है कि देखो बी वाला में आपको दिखाई दे रहा है नॉन तो है, ठीक है अच्छी बात है, सी में भी नॉन है, लेकिन देखो जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा, सी में दो कंजुगेशन ज्यादा, देखो दो बार पाई बॉन्ड है, तो दो कंजुगेशन है जबकि इसमें एक ही कंजुगेशन है, उस वजह से ए सी बी डी बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बोला, मैंने बोला कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस, मैंने बोला कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो जरा ध्यान से देखना बाबू, अगर कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है तो कैसे देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है CH3 CH2 माइनस, यहाँ दे दिया मैंने CH3, ऐसा करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, यहाँ दे रहे हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, और ये है A, ये है B, ये है C। अब मैंने बोला भाई बताओ क्या होगा, तो आप देखो ये कैसा है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये देखो डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर से चले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp, तब होता है sp2, तब होता है sp3। और मैंने आपको ये भी बताया था मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, तो देखो ये सी वाला sp है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पर का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो उस वाइज अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो आप स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा बोलोगे सी का होगा, फिर बोलोगे बी का होगा, फिर बोलोगे ए का होगा। कारण क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई सर इसमें क्या है कि जो सी वाला है वो sp हाइब्रिडाइज है, बी वाला sp2 है और ए वाला sp3 है। मान लो बाबू मैंने ऐसा बोला, ध्यान से देखो, मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, मैंने ऐसा बोला है कि आप इस तरह से ले लो। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ एक sp2 है, कंजुगेशन में ना ही ये है ना ये है, ये एक sp2 है, जबकि यहाँ देखो sp2 मतलब कि मोर sp2 है। आप अगर निकालोगे ना sp2 यूनिट निकाल लो ना, अगर दिक्कत हो रहा हो तो निकाल लो, sp2 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 sp2। अब ये नहीं आ रहा है तो पीछे जाके देखना है आपको, क्योंकि पीछे सारा टर्म ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो बाबू देखो ज्यादा sp2 होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, उस वजह से स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा हो जाएगा ए से। चलिए और सर क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैंने ऐसा कहा बाबू, ऐसा दिया है सपोज, जैसे कि मैंने बोला कि भाई इस तरह से ले लो, मैंने क्या कहा कि ये वाला टर्म को ले लो। अब जरा ध्यान से देखो, और अगला मैंने ऐसा कहा है, ठीक है, मैंने बोला कि इस तरह से ले लो। देखो अब मैंने मान लो कि ये कहा कि ए है बी है, अब इसमें बताओ, तो आपको दिखाई क्लियर कर देना चाहिए कि ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में तो जा रहा है, तो ये कंजुगेटेड है, जबकि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है कंजुगेशन में नहीं जाएगा। नेगेटिव चार्ज नॉट इन कंजुगेशन, नॉट इन कंजुगेशन, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा एक रूल जिसका नाम है ब्रेड्स रूल। अगर कंजुगेशन में नहीं जा रहा है तो आपको पता है कि कंजुगेटेड सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी वाले से। तो बहू इस तरह से, अब जैसे कि मान लो अगर सपोज करो ऐसा ही क्वेश्चन रहता तो क्या करते हैं, अगर मान लो कि ये तो दे दिया है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखना, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस, वो देखो ये दे दिया तुमको, बोल रहा है CH2 माइनस और यहाँ पे दे दिया है NO2, फिर दे रहा है CH2 माइनस, यहाँ दे रहा है OMe, फिर दे रहा है CH2 माइनस, यहाँ दे रहा है OH, फिर दे रहा है CH2 माइनस, सॉरी देखो यहाँ पे CH2 माइनस दे दिया है, सपोज ऐसा दे दिया, चलो ये A है, ये B है, ये C है और ये बाबू देखो D ऑप्शन है।
अब जरा ध्यान से वो देखना है तुमको। NO2 का जैसा कि पता है कि ये पैरा पोजीशन है, पहले स्ट्रॉन्गर इफेक्ट से ही सोचना है। तो यहाँ पे लग जाएगा NO2 का प्लस एम, सॉरी माइनस एम, क्यों डबल बॉन्ड है तो माइनस एम लग जाएगा। OMe के पास लोन पेयर है तो प्लस एम, OH के पास भी लोन पेयर है तो प्लस एम, इसमें कोई है ही नहीं। तो जैसा कि हमने देखा ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए हो जाएगा। ए के बाद देखो इसमें बी और सी में दे रहा है, जबकि डी में ना ही दे रहा है ना खींच रहा है, तो उसके बाद डी हो जाएगा। अब बी और सी में जैसा कि हमको देखना है प्लस एम, तो प्लस एम ज्यादा होता है, किसका ज्यादा होता है, OH का ज्यादा होता है OMe से। वो जिसका ज्यादा होगा प्लस एम, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो ज्यादा डोनेट करेगा ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो उस वजह से ए के बाद डी के बाद कैसे चलेंगे, तो डी के बाद चलेंगे सी के बाद कैसे चलेंगे बी। ये बाबू स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल दूं आपको, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो ए हो गया माइनस एम के वजह से, उसके बाद डी हो गया। बी और सी में क्या हो रहा है बाबू, बी और सी में सिंपल सा लॉजिक है कि बी वाला भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सी वाला भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो OH का प्लस एम ज्यादा होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा OMe से, तो OMe कम देगा उसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ADCB हो जाएगा आपको। इस तरह से हम लोग को जवाब देना है, ठीक है ना। सॉरी इसको बी कर दो, क्योंकि क्यों, कारण OMe का प्लस एम कम है, तो ADBC। चलिए आगे की ओर बात करते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। जैसा कि मान लो मैंने ऐसा कहा, मैंने बोला आपको कि भाई CH2 माइनस ले लो, और यहाँ पे मैंने ऐसा कहा, ध्यान से देखना है आपको। मैंने बोला कि फ्लोरीन ले लो, फिर मैंने बोला CH2 माइनस ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ क्लोरीन ले लो, फिर मैंने बोला CH2 माइनस ले लो, मैंने बोला ब्रोमीन ले लो, फिर मैंने बोला CH2 माइनस ले लो, मैंने यहाँ पे बोला आयोडीन ले लो। देखो बाबू ये है, ए है, बी है, सी है, डी है, और मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला है। तो देखो जब भी हैलोजन का कंपेयर हैलोजन से करते हो, तो विद इन हैलोजन जो है, विद इन हैलोजन कौन सा इफेक्ट लगता है, याद रखिएगा। विद इन हैलोजन हमेशा हम लोग ट्रीट करते हैं कौन सा, प्लस एम ट्रीट करते हैं। प्लस एम की बात करें तो सबसे ज्यादा प्लस एम होता है फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। तो चूंकि जिसका प्लस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो सबसे कम प्लस एम किसका है, आयोडीन का। तो स्टेबिलिटी फैक्टर से चले तो स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किसका, डी का, फिर सी का, तब बी का, तब ए का। क्योंकि जिसका प्लस एम कम होगा वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कम डोनेट करेगा तो कम स्टेबिलिटी को घटाएगा, उस वजह से ऐसा होगा। जैसे कि मान लो मैंने ऐसा लिया, सपोज थोड़ा सा आप समझ भी लो। मान लो कि मैंने लिया CH2 माइनस, यहाँ है CH3, मैंने यहाँ लिया CH2 माइनस, मैंने यहाँ पे बोला CD3, मैंने यहाँ लिया है CH2 माइनस, और मैंने यहाँ लिखा CT3। देखो बाबू पहले तो जो टर्म बोल रहे हैं उस टर्म को समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बेनाइन में तो हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। लगाएंगे बाबू, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कार्बेनाइन के रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे हैं हम लोग, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इसे अल्फा कह रहे हैं। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे। और प्लस H का ऑर्डर आपको पता है, सबसे ज्यादा प्लस H होता है CH3, तब होता है CD3, तब होता है CT3। देखो अगर ऐसा रहता ना C माइनस और CH3 रहता, तो ऐसा सिस्टम हाइपर कंजुगेशन नहीं शो करेगा। लेकिन देखो ये CH3 किसके वजह से हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, ये C डबल बॉन्ड C के वजह से शो कर रहा है। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन CH3 का सबसे ज्यादा होता है, तो CD तो CT, क्योंकि CH3 में क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और वाइब्रेशन अगर ज्यादा होता है तो सिंपल सी बात है, जल्दी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो उस वजह से जिसमें प्लस है ज्यादा, उसका कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी कम। तो ABC की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबल वाइज बात करें तो स्टेबल होगा C का, फिर होगा B का, तब होगा A का। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। मैंने बोला कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ C माइनस। देखो वो ऐसा दे दिए, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया कि आपको बोला CH2 माइनस, यहाँ दे दिया है OMe, फिर मैंने लिया CH2 माइनस, और मैंने यहाँ पे ले लिया है OMe, फिर मैंने क्या किया, यहाँ भी ले लिया है CH2 माइनस,
और यहाँ ले लिया है OMe। देखो बाबू ये ऑप्शन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जरा ध्यान से देखना बाबू, ये तो ऑर्थो पोजीशन पे है, इसका तो लग जाएगा प्लस एम। देखो ये मेटा पोजीशन बेचारा सिर्फ और सिर्फ माइनस आई शो करेगा, पैरा पोजीशन पे OMe ग्रुप है तो इसका भी प्लस एम लगेगा। तो आपको पता है कि माइनस आई से खींचेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो बी होगा। अब ए और सी में कैसे सोचेंगे, बी के बाद ए सी होगा, ए सी में कैसे सोचेंगे, तो हमको पता है कि प्लस एम जो है होता है नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट तो माइनस आई से सोचेंगे, माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो आप बस कॉमन सेंस लगा लो कि ए वाला में देखो नजदीक है OMe, और सी वाला में देखो दूर चला गया है, तो नजदीक है तो माइनस आई सोचेंगे क्योंकि माइनस एम तो दोनों में कॉमन है। तो सेम होगा, सबसे पहले देखो प्लस एम लगा दिए, मेटा पे माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई की वजह से आगे भाग गया। अब ए सी में प्लस एम लग रहा है, तो प्लस एम लग रहा है तो कैसे सोचना है, तो प्लस एम लग रहा है तो ऐसे सोचेंगे कि सर ए वाले में क्या है कि ए सी में प्लस एम लग रहा है, प्लस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो फिर जाएंगे इंडक्टिव से। बहु इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो नजदीक है तो ज्यादा खींचेगा, दूर है तो कम खींचेगा, इसलिए स्टेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ये सिंपल सा ऑर्डर। तो इस तरह से आपको देखना होता है। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए। ध्यान से देखो, मैंने बोला CH2 माइनस ले लो, यहाँ पे मैंने बोला CH3 ले लो, मैंने बोला CH2 माइनस ले लो, और मैंने यहाँ पे बोला कि CH2CH3 ले लो। अब देखो बाबू हाइपर कंजुगेशन से सोचोगे तो यहाँ पे दिख रहा है C डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा, यहाँ अल्फा H 3 है जबकि यहाँ अल्फा H 2 है, और अल्फा H के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाता है, तो ये अल्फा H 2 वाला जो है 3 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा जबकि 2 वाला कम देगा, तो स्टेबिलिटी वाइज कौन सा बोलेंगे, स्टेबिलिटी वाइज बी ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे याद रखिएगा, मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव लगाना है, मेसोमेरिक नहीं लगाना है, हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाना है। चलिए अगर मान के चलिए मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया छोटा सा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा कि भाई एक काम करो आप CH2 माइनस यहाँ ले लो CCl3, एक मैंने बोला CH2 माइनस और यहाँ पे ले लेना CF3। देखो वो जनरली दिमाग में क्या आता है कि CF3 जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा माइनस आई की वजह से, तो ऐसा अगर आप कहते हो तो छोटू ये गलत हो जाएगा बाबू। देखो क्या है कि CCl3 में लग जाता है माइनस एच जबकि CF3 में सिर्फ माइनस आई। मैंने बताया था एक लौता CCl3 माइनस एच शो करता है, तो माइनस एच अगर शो कर रहा है तो ये ज्यादा खींचेगा, तो उस वजह से स्टेबिलिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। लेकिन अगर मैं सेम एज ऐसा क्वेश्चन लूं, ध्यान से बाबू, मान लो मैंने ऐसा कहा कि CH2 माइनस ले लो, यहाँ CCl3 ले लो, CH2 माइनस ले लो, और CH2 माइनस लेके यहाँ पे मैंने बोला CF3 ले लो। अब छोटू कैसे सोचोगे, जरा ध्यान से देखना। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आपको पता है मेटा पोजीशन, मेटा पे सिर्फ माइनस आई लगता है, मतलब माइनस मेरे कहने का सेंस इंडक्टिव लगता है, तो CCl3 का माइनस आई लगेगा, CF3 का भी माइनस आई लगेगा। माइनस आई वाइज चले तो CF3 का माइनस आई ज्यादा होता है CCl3 से, उस वजह से बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लग गया माइनस एच लग गया, यहाँ पे नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, इसका सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है बाबू, आपको भी पता है कि मेटा पोजीशन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, मेटा पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ध्यान से एक काम करो, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको बोला भी था कि मान लो कि यहाँ पे अगर आपने ग्रुप डाला है तो जो ये पोजीशन होता है इस पोजीशन को हम लोग इप्सो पोजीशन कहते हैं। इप्सो के अगल बगल वाला जो होता है वो ऑर्थो होता है, ऑर्थो के अगल बगल वाला को मेटा कहते हैं, और मेटा के बाद वाला को पैरा कहते हैं। तो पहले तो ये टर्म्स कंडीशन को हमें समझना है, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि ध्यान से देखो, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो वो ये है,
इस टर्म को समझना, ध्यान से समझना। मैंने क्या लिखा है कि if negative charge present on ipso position, then any type of group will show only inductive effect। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, इसका कारण भी मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप समझो इस बात को। देखो बाबू, इसका कारण क्या है सो समझना। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो दिखाया आपको, मान लो ऐसा है, ये नेगेटिव चार्ज है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप एक बात बताओ, मैं आप कब मेजोमेरिक लगा, तो जब सिस्टम में रेजोनेंस होता है। अगर बाबू आपने यहाँ पे लगा दिया, कंजुगेशन लगा दिया, तो चलो लगा दो अगर लगाते हो तो। जैसे कंजुगेशन लगाओगे तो छोटू ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी डबल, सिंगल चेंज होगा डबल में, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ऐसा है। अब वो बताओ ये कैसा हो जाएगा, एसपी हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो एसपी हाइब्रिडाइज में जाना पसंद करेगा नहीं, तो ये कंजुगेशन में नहीं जाएगा, मतलब रेजोनेंस नॉट अकर। अगर इप्सो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो याद रखना कि नेगेटिव चार्ज अगर इप्सो पे है, चार्ज इप्सो पर हो तो रेजोनेंस नहीं हो पाता है। अब क्यों नहीं हो पाता है, आपके सामने है, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अगर हो गया तो कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एसपी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। बैठा लो। तो ओनली क्या लगाना है, ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो छोटू, कैसा भी ग्रुप क्यों ना हो बाबू, याद रखना एनी टाइप ऑफ ग्रुप क्यों ना हो, ओनली शो करेगा इंडक्टिव, ओनली शो आई इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट शो करेगा। बैठा लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछ ले तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझना है। अगर इप्सो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है बाबू, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगता है, आई इफेक्ट ही लगता है। चलिए, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखना बाबू। मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला कि आप ये ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ OME ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ पे ऐसा कर दो कि हम लोग यहाँ ले रहे हैं ऐसा, मैंने बोला यहाँ OH ले लो, फिर मैंने बोला कि इस तरह से आप लिखो, यहाँ पे माइनस दे दिए हैं, मैंने बोला यहाँ CH3 दे दो, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या किया कि इस तरह से दे दिया आपको माइनस, और मैंने बोला कि यहाँ CH2 CH3 ले लो। देखो वो जरा ध्यान से समझ लेना बात को। आपको देखो ये इप्सो पे नेगेटिव चार्ज है, भूल के प्लस एम मत बोलना, प्लस एम बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा। इप्सो पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वैसी स्थिति में ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो, वो सिर्फ इंडक्टिव शो करता है। तो OME का भी माइनस आई लगेगा, OH का भी माइनस आई लगेगा। अब देखो CH3 का प्लस आई लगेगा, CH2 CH3 का भी प्लस आई लगेगा। प्लस आई की बात करें तो प्लस आई हमें पता है CH2 CH3 का ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, CH3 वाले से ज्यादा होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, आप बताओ माइनस आई किसका ज्यादा होता है, आपको पता है। सर मेजोमेरिक क्यों नहीं लगा, सर लोन पेयर दिख रहा है। मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि अगर इप्सो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे ग्रुप सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप शो करता है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो आप बस उस बात को फॉलो करो ना। तो इंडक्टिव लगाएगा तो आप देख रहे हो OME OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई लगेगा। जबकि अगर मैं बात करूं इसका CH3 CH2 CH3 का प्लस आई लगेगा, प्लस आई इथाइल का ज्यादा होता है मिथाइल से। और माइनस आई की बात करें तो माइनस आई जैसे कि हमें पता है OME का ज्यादा होता है। मैंने ये लिस्ट लिखवाया था, बोला भी था, फिर बोल रहे नहीं तो वहां भी देखने का जरूरत नहीं। ये चीज को अभी दिमाग में रख लो क्योंकि ये बार बार यूज होगा। OME OH में माइनस आई किसका ज्यादा होता है, OME का ज्यादा होता है। तो चलो अगर मैं उस वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई जो खींचेगा वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज्यादा A होगा तब B होगा। प्लस आई लग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कम देगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो C होगा, तब बोलेंगे D होगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो कि मैंने ऐसा दिया आपको, मैंने बोला यहाँ माइनस ले लो, यहाँ OME ले लो, फिर मैंने बोला यहाँ भी माइनस ले लो,
ध्यान से देखना, मैंने बोला यहाँ माइनस ले लो और मैंने बोला यहाँ ओ एम ई ले लो। फिर मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे माइनस ले लो और यहाँ भी ओ एम ई ले लो। अब यार देखो जरा ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं उस वाइज चलूँ तो आपको पता है कि ये इप्सो पोजीशन है, इप्सो पोजीशन पे सिर्फ माइनस ही लगता है। आपको इप्सो पोजीशन पे अगर निगेटिव चार्ज हो तो ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो, यहाँ प्लस हम नहीं लगाएंगे, माइनस आई लगाएंगे। मेटा पे तो वैसे भी माइनस आई लगता है, लेकिन इप्सो पे अगर निगेटिव चार्ज है तो ग्रुप कैसा भी क्यों ना हो वो माइनस आई शो करेगा। आपको जैसा कि पता है इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो देखो माइनस के नजदीक है ज्यादा खींचेगा, ये देखो दूर चला गया है, ये देखो और भी दूर चला गया है। जो जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी वाइज क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपका ए का, फिर बोलोगे आप किसका, बी का, फिर बोलोगे सी का। तो इसके साथ कार्बन आयन भी आपका समाप्त हो गया। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछा हुआ है तो करवा देते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन क्या है, ये AI EEE 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AI EEE 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है CH3 हॉल 3 C पे माइनस, फिर कह रहा है CCl3 पे माइनस, फिर कह रहा है CH3 हॉल 2 CH माइनस। उसके बाद बाबू दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, दे रहा है C6H5 और CH2 माइनस दे रहा है। ध्यान से देखो, देखो वो ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि बताओ स्टेबिलिटी में ऑर्डर। देखो छोटू, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि यहाँ तीन तीन CH3 का प्लस आई लग रहा है। प्लस आई कितना CH3 का लग रहा है, 3 का प्लस आई लग रहा है, प्लस आई 3 टाइम्स लगेगा। यहाँ पे देखो CCl3 का बनाओगे तो C माइनस, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्यों बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि देखो क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब वो देखो तीन तीन वैकेंट डी है, तो निगेटिव वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन हो जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन, जो कि काफी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। जो कितना बार है, 3 बार है। यहाँ देखो 2 CH3 का प्लस आई लगेगा, 2 CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप ऐसे लिख दो 3 CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। और यहाँ देखो C6H5 मैंने बताया था, जब भी C6H5 लिखा रहा है तो इसको ये कहते हैं फिनाइल रिंग होता है ये वाला। और यहाँ CH2 माइनस, देखो छोटू ये दिखाई दे रहा है, ये कंजुगेशन में है। देखो वो सबसे ज्यादा यहाँ तीन तीन कंजुगेशन है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल का कंजुगेशन से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस वजह से सबसे ज्यादा हो जाएगा CCl3 माइनस, फिर हो जाएगा C6H5 CH2 माइनस। अब देखो वो यहाँ पे 3 CH3 से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ 2 से दे रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो उस वजह से क्या बोलेंगे, उस वजह से बोलेंगे CH3 हॉल 2 CH माइनस, और लास्ट में बोलेंगे CH3 हॉल 3 C पे माइनस। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अच्छा रुकिए और देखते हैं, अगर क्वेश्चन होगा तो करवा देते हैं। तो बाबू जब भी कार्बन आयन का रहना छोटे क्वेश्चन, तो बस बात को बैठा लेना तुम दिमाग में कि कार्बन आयन के क्वेश्चन में क्या करना है कि स्टेबिलिटी फैक्टर देखना है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है छोटू, और सब बन भी जाएगा आपसे। चलिए हम लोग, ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि है फ्री रेडिकल। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाएंगे। अब आपका समाप्ति ही है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का ये पूरा से एफर्ट रहेगा कि हार्डली आपका 25 से 26 जुलाई जाते जाते ऑर्गेनिक पूरा जितना भी रिएक्शन है उससे बाहर रहेगा भी नहीं, इस बात का गारंटी है। क्योंकि देखना, ये तो जितना भी लेक्चर है आपको यूट्यूब पे ही पड़ा रहेगा। आप एग्जाम दे के आना, देख भी लेना कितना बाहर से और कितना अंदर से, वो आपको खुद दिख जाएगा। तो बस उसको प्रॉपर वे में बस पढ़ते चलना है। जितना बता रहे हैं बस उतना को फॉलो करते जाइए, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा। हाँ, हर टर्म बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कहीं दिक्कत है तो आप उसको बोलो, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर छोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।